ऑनश्विट्ज में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और वहां महिलाओं का एक समूह प्रभारी था। ये महिलाएं, जिन्हें ओनोफसेहेरिनन के नाम से जाना जाता था, भयानक निर्दयता के साथ मृत्यु का पर्यवेक्षण, चयन और क्रियान्वयन करती थीं। ऐसे क्षेत्र में जहां मौत को औद्योगिक पैमाने पर संगठित किया गया था, वे उस घातक मशीनरी के आवश्यक हिस्से थे। एक साधारण इशारे से उन्होंने यह तय कर दिया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। कोड़ों से लैस और हमला करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों के साथ वे क्रूर दंड देते थे, जिसका उद्देश्य न केवल कैदियों को नियंत्रित करना था, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट करना था। उसकी शक्ति असीम थी और उसकी क्रूरता अजेय थी। उन्हें अवर्णनीय क्रूरतापूर्ण कृत्य करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? इन महिलाओं का क्रूर भाग्य क्या था? ऑनश्विट्ज एसएस गार्ड्स का आतंक का राज। ऑशविट्ज बिर्केनौ नाजी संहार मशीन की सबसे भयावह परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा परिसर जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 10 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। व्यवस्थित आतंक के इस परिदृश्य में महिलाओं के एक विशिष्ट समूह ने आतंक के तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओबेरॉफ-सेहेरिनेन महिला गार्ड, जो कैदियों की निगरानी करती थीं और शिविर को परिभाषित करने वाले मृत्यु तंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। 1940 में पोलैंड के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थापित ऑशविट्ज यातना एवं संहार शिविर का नाजी जर्मनी द्वारा अंतिम समाधान लागू किए जाने के बाद तेजी से विस्तार हुआ। ऑशविट्ज एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जबकि ऑशविट्ज डी बिर्केनौ मुख्य नरसंहार केंद्र बन गया, जहां लाखों लोगों, मुख्य रूप से यहूदियों को पहुंचते ही गैस चैम्बरों में मार दिया जाता था। 1940 के अंत तक यह परिसर योजनाबद्ध नरसंहार का केंद्र बन चुका था, जहां मौत औद्योगिक दक्षता के साथ काम करती थी। इस सुव्यवस्थित प्रणाली में महिला संरक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान था। अन्य शिविरों के विपरीत, जहां स्टाफ मुख्यतः पुरुष थे, ऑशविट्ज में जर्मन और ऑस्ट्रियाई महिलाओं की एक विशिष्ट टुकड़ी थी जो शिविर के महिला अनुभाग की देखरेख के लिए जिम्मेदार थी। ये महिलाएं, जिनमें से अधिकांश विविध सामाजिक पृष्ठभूमि की युवा महिलाएं थीं, विभिन्न कारणों से एसएस में शामिल हुई थीं। कुछ वैचारिक दृढ़ विश्वास के कारण, कुछ आर्थिक अवसरों के लिए और कुछ केवल वर्दी द्वारा प्रदत्त शक्ति के लिए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और शिविरों की क्षमता बढ़ती गई, ऑफ-सेहेरिनन के लिए भर्ती तेज होती गई। उनमें से कई को शुरू में रेवेंसब्रुक में प्रशिक्षित किया गया था, जो एक पूर्णतया महिला शिविर था और जो भावी गार्डों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता था। वहां उन्होंने नियंत्रण, दंड और चयन के तरीके सीखे, जिन्हें उन्होंने बाद में ऑशविट्ज और अन्य शिविरों में लागू किया। प्रशिक्षण में न केवल निगरानी और प्रशासन के तकनीकी पहलू शामिल थे, बल्कि हिरासत में कैदियों को पूरी तरह से अमानवीय बनाने के लिए आवश्यक वैचारिक प्रशिक्षण भी शामिल था। शिविर में गार्ड 2 मूलभूत प्रक्रियाओं में भाग लेते थे: चयन और दंड। चयन के दौरान जोसेफ मेंजेले जैसे एसएस डॉक्टरों के साथ मिलकर उन्होंने निर्णय लिया कि किसे तुरंत गैस चैम्बर में भेजा जाएगा और किसे अस्थायी रूप से जबरन श्रम करने के लिए माफ किया जाएगा। अपने हाथ के एक सरल इशारे से ये महिलाएं यह निर्धारित कर लेती थीं कि कौन कुछ घंटे और जीवित रहेगा और कौन कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। इस जिम्मेदारी ने उन्हें विनाश मशीन का आवश्यक हिस्सा बना दिया तथा हजारों लोगों के जीवन और मृत्यु पर उनका सीधा नियंत्रण हो गया। वे जो आतंक फैलाते थे, वह उनके दंड और नियंत्रण के तरीकों में प्रतिदिन प्रकट होता था। कोड़ों से लैस और अक्सर हमला करने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों के साथ वे छोटी छोटी गलतियों के लिए भी क्रूर दंड देते थे। एक अनुचित नजर, आराम का एक अनधिकृत क्षण या काम की गति के साथ तालमेल न रख पाने के कारण क्रूर पिटाई हो सकती है, जो अक्सर मौत तक ले जाती है। ये दंड केवल नियमों के उल्लंघन की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थे, बल्कि कैदियों के बीच सभी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध को तोड़ने के लिए बनाए गए शासन के व्यवस्थित तत्व थे। गार्डों की उपस्थिति से लगातार मनोवैज्ञानिक आतंक का माहौल बना रहा। कैदियों को कभी पता नहीं होता था कि कब उन्हें मनमाने ढंग से सजा दी जाएगी या कब कोई वार्डन उन्हें अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लेगी। इनमें से कुछ महिलाओं की छवि बहुत खराब हो गई और उन्हें दी बीस्ट, दी वीजल या दी ब्लॉन्ड एंजल ऑफ डेथ जैसे उपनाम दिए गए। ये उपनाम उनके द्वारा उत्पन्न भय और उनकी क्रूरता के विशेष लक्षणों को दर्शाते थे, जो प्रायः यातना और अपमान के विशिष्ट रूपों में प्रकट होते थे।
ऑनश्विट्स गार्ड घटना का सबसे विचलित करने वाला पहलू यह है कि कैसे साधारण दिखने वाली महिलाओं को नरसंहारकारी व्यवस्था के एजेंटों में बदल दिया गया। उनमें से कई एसएस में शामिल होने से पहले गृहिणियां, फैक्ट्री मजदूर, हेयर ड्रेसर या घरेलू नौकर थे। यह परिवर्तन यह प्रकट करता है कि किस प्रकार वैचारिक शिक्षा और निरंकुश सत्ता मानव नैतिकता को उसकी बुनियाद तक भ्रष्ट कर सकती है तथा साधारण लोगों को कुछ महीनों या वर्षों में अकल्पनीय अत्याचार करने वाले अपराधियों में बदल सकती है। युद्ध के अंतिम महीनों में जब मित्र राष्ट्र जर्मनी की ओर बढ़े तो ऑनश्विट्स कर्मियों ने उनके अपराधों के सबूत नष्ट करना शुरू कर दिया। हजारों कैदियों को अन्य शिविरों में जाने के लिए मजबूर किया गया, जिसे मृत्यु मार्च के रूप में जाना गया, जबकि कई दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। गार्डों को मोर्चे से दूर स्थित अन्य शिविरों जैसे बर्गन बेल्सन या रेवेंसब्रुक में चले जाने का आदेश दिया गया। कुछ लोग आसन्न पराजय की अराजकता का फायदा उठाकर भाग निकले और झूठी पहचान बना ली, जबकि अन्य अंत तक अपने पदों पर बने रहे क्योंकि वे यह समझ ही नहीं पाए कि उन्हें जल्द ही अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। जब मित्र देशों की सेनाओं ने अंततः यातना शिविरों को मुक्त कराया तो उन्हें अवर्णनीय भयावह दृश्यों का सामना करना पड़ा। बर्गेन बेल्सन में, जहां कई ऑनश्विट्स गार्डों को स्थानांतरित किया गया था, अंग्रेजों ने 10वां वहां से अधिक शवों को दफनाया नहीं था और लगभग 60वां वहां कैदी कुपोषण और बीमारी की चरम स्थिति में थे। जो गार्ड भागने में सफल नहीं हो सके उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इर्मा ग्रेस और एलिजाबेथ वोल्केनराथ जैसी कुछ महिलाओं को बर्गेन बेल्सन में पकड़ लिया गया, जबकि मारिया मंडेल जैसी अन्य महिलाओं को महीनों बाद लक्षित तलाशी अभियानों के दौरान पकड़ा गया। दुनिया को ऑनश्विट्स में किए गए भयावह कृत्यों के बारे में विस्तार से पता चलना शुरू हो गया था और इन अपराधों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से चौंकाने वाली थी। देखभाल करने वाली और रक्षक के रूप में महिलाओं की आदर्श छवि के विपरीत इन संरक्षकों ने क्रूरता की क्षमता का प्रदर्शन किया था, जिसने गहराई से स्थापित लिंग संबंधी मान्यताओं को चुनौती दी थी। उनके मामलों की सुनवाई नाजी युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा स्थापित विभिन्न न्यायाधिकरणों में की जाएगी, जिससे न्याय की एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत होगी जो मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के लिए जवाबदेही स्थापित करने का प्रयास करेगी। इन संरक्षकों में से 4 अपने अपराधों की गंभीरता और उनके लिए अंतिम कीमत चुकाने के कारण प्रमुख रूप से सामने आते हैं: मारिया मेंडल, जोहाना बोरमैन, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और इर्मा ग्रेस। उनकी व्यक्तिगत कहानियां, क्रूरता के उनके विशेष तरीके तथा उनकी गिरफ्तारी, मुकदमे और फांसी की परिस्थितियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि किस प्रकार साधारण लोग औद्योगिक नरसंहार के एजेंट बन सकते हैं। मारिया मंडेल, महिला हॉरर की आर्किटेक्ट। मारिया मेंडल अन्य कुछ लोगों की तरह एक साधारण व्यक्ति के एक नौकरशाही राक्षस में परिवर्तन का प्रतीक है, जो हजारों लोगों की मौत की साजिश रचने में सक्षम है। 10वां जनवरी 9 को ऑस्ट्रिया के मुंजकिरचेन में जन्मी उनके प्रारंभिक वर्षों में किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े संगठित नरसंहार में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एक युवा ऑस्ट्रियाई महिला से लेकर ऑनश्विट्स महिला शिविर की मुख्य पर्यवेक्षक तक की उनकी यात्रा उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तंत्रों को उजागर करती है जिन्होंने नरसंहार को संभव बनाया। 1928 में जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद मेंडेल को उभरते नाजी आंदोलन में सामाजिक उन्नति का अवसर मिला। युवा गार्डों के विपरीत, जो किशोरावस्था से ही नाजी विचारधारा से प्रभावित थे, मेंडेल व्यक्तिगत विश्वास और महत्वाकांक्षा के कारण वयस्क होने पर ही इस आंदोलन में शामिल हुए। यह सचेत निर्णय उसके बाद के अपराध के आकलन में एक मौलिक अंतर लाता है। वह कोई प्रशिक्षित युवती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने जानबूझकर वह रास्ता चुना जो उसे इतिहास की सबसे बड़ी महिला युद्ध अपराधियों में से एक बना देगा। यातना शिविर प्रणाली में उनका कैरियर 1928 में लिचटेनबर्ग शिविर से शुरू हुआ, जो जर्मन क्षेत्र में स्थित पहले नाजी यातना शिविरों में से एक था। वहां मेंडेल ने आतंक की प्रणाली की बुनियादी बातें सीखीं, जिसे बाद में उन्होंने निपुणता प्रदान की। बाद में उन्हें रेवेंसब्रुक स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने व्यवस्थित क्रूरता के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने में विशेष योग्यता का प्रदर्शन किया। उनके वरिष्ठों ने शीघ्र ही आतंक फैलाने की उनकी प्रतिभा को पहचान लिया तथा दंड देने में उनकी कुशलता के कारण उन्हें शिविर पदानुक्रम में शीघ्र पदोन्नति मिल गई।
मारिया मेंडेल के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ 1940 में आया, जब उन्हें ऑशविट्ज बिर्केनौ में महिला शिविर का मुख्य पर्यवेक्षक ओबेरॉफ सेहरिन नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से उन्हें हजारों महिला कैदियों पर लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। सभी महिला गार्डों की प्रमुख के रूप में मेंडेल ने न केवल विनाश नीतियों को लागू किया, बल्कि अपनी पहल से उन्हें परिष्कृत भी किया, जिससे हत्या प्रक्रिया की दक्षता बढ़ गई। उनकी देखरेख में महिलाओं का शिविर जर्मनिक परिशुद्धता के साथ संचालित एक नरक बन गया। मेंडल दैनिक निरीक्षण करते थे, हर विवरण पर नजर रखते थे और किसी भी उल्लंघन के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अत्यंत क्रूरता से दंडित करते थे। जीवित बचे लोगों के विवरण में बताया गया है कि कैसे बैरकों में उनकी उपस्थिति से कैदियों में तत्काल भय उत्पन्न हो जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी उपस्थिति का अर्थ अक्सर अचानक चयन और घातक दंड होता था। उसने इतना भय पैदा कर दिया था कि कई कैदी द बीस्ट, जैसा कि कैदियों के बीच उसे जाना जाता था, का सामना करने के बजाय छिपना या अदृश्य हो जाना पसंद करते थे। राष्ट्रीय टीम में मेंडेल की भागीदारी उनके सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। जोसेफ मेंगेले जैसे एसएस डॉक्टरों के साथ खड़े होकर मेंडेल ने एक सरल इशारे से यह निर्णय लिया कि कौन काम करने के लिए अस्थायी रूप से रहेगा और किसे सीधे गैस चैम्बर में भेजा जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह तत्काल हत्या के लिए लगभग 500वें लोगों के चयन में व्यक्तिगत रूप से शामिल थी। ऑशविट्ज में पहुंचने वाली प्रत्येक ट्रेन का मतलब इस भयावह अनुष्ठान में एक नया प्रकरण था, जहां मेंडेल ने जीवन और मृत्यु की अपनी शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से ठंडे दिमाग से किया था। मेंडेल की क्रूरता विशेष रूप से उनके द्वारा तैयार और निगरानी किए जाने वाले दंडों में स्पष्ट थी। वह अक्सर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने का आदेश देती थी, कभी कभी वह स्वयं भी ऐसा करती थी, जिससे पीड़ित बेहोश हो जाते थे या मर जाते थे। एक विशेष रूप से क्रूर प्रथा में कमजोर कैदियों को घंटों बर्फ में खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनिवार्य रूप से हाइपोथर्मिया हो जाता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। जो लोग इन दंडों के दौरान बेहोश हो जाते थे, उन्हें तुरंत गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, जो एक दुष्चक्र था जहां दंड हमेशा मौत की ओर ले जाता था। मेंडेल का एक अनोखा पहलू जो उन्हें अन्य अभिभावकों से अलग करता था, वह था संगीत के प्रति उनका प्रेम। एक विचित्र विरोधाभास में हजारों लोगों की मौत की साजिश रचने वाली इस महिला ने ऑशविट्ज में कैदियों का एक ऑर्केस्ट्रा आयोजित किया था। इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनने के लिए चुने गए लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर व्यवहार प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें शिविर में रेलगाड़ियों के आने तक तथा सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान बजाना पड़ा। सांस्कृतिक परिष्कार और चरम क्रूरता का यह संयोजन नैतिक विकृति का उदाहरण है, जो पूरे नाजी शासन की विशेषता थी, जहां शास्त्रीय यूरोपीय संस्कृति व्यवस्थित बर्बरता के साथ सह अस्तित्व में थी। मेंडेल एसएस डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा प्रयोगों के लिए कैदियों के चयन में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। इन प्रयोगों में जबरन नसबंदी, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी तथा विकिरण जोखिम शामिल थे। पीड़ितों, जिनमें मुख्य रूप से यहूदी और रोमा महिलाएं थीं, के साथ छद्म वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की तरह व्यवहार किया गया, जिसका कोई वास्तविक चिकित्सीय मूल्य नहीं था। मेंडल नियमित रूप से उन ब्लॉकों का दौरा करते थे जहां ये प्रयोग किए जाते थे और उन प्रक्रियाओं का अवलोकन करते थे जो पूरी उदासीनता के साथ अत्यधिक पीड़ा का कारण बनती थीं। 1940 में जब लाल सेना पोलैंड में आगे बढ़ी तो ऑशविट्ज के कर्मचारियों ने शिविर को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी। उसी वर्ष नवंबर में मेंडेल को बवेरिया में डचाऊ के उप शिविर मुल्दोर्फ में स्थानांतरित कर दिया गया। जर्मन हार पहले से ही स्पष्ट थी, इसलिए उन्होंने नागरिक आबादी के बीच गायब होने का प्रयास किया, एक गलत नाम अपनाया और बवेरियन पहाड़ों में छिप गए। हालांकि उनकी कुख्याति के कारण पूर्ण गुमनामी असंभव हो गई। 10 अगस्त 1940 को मारिया मेंडेल को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जांचकर्ता उसकी बुद्धिमत्ता और ऑशविट्ज में हुई कार्रवाइयों के जिस ठंडेपन से उसने वर्णन किया, उससे प्रभावित हुए। मेंडेल ने अपनी भूमिका को कमतर आंकने का प्रयास किया, यह तर्क देते हुए कि वे केवल आदेशों का पालन कर रहे थे और आवश्यक अनुशासन बनाए रख रहे थे, लेकिन विनाश प्रणाली को लागू करने और उसे पूर्ण करने में उनकी व्यक्तिगत पहल के प्रमाण भारी थे। गिरफ्तारी के बाद मेंडेल को पोलैंड प्रत्यर्पित कर दिया गया ताकि उन पर ऑशविट्ज ट्रायल्स में मुकदमा चलाया जा सके, जो शिविर कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए पोलिश अधिकारियों द्वारा संचालित एक न्यायिक प्रक्रिया है।
नवंबर और दिसंबर 1940 में क्राको में आयोजित मुकदमे के दौरान दर्जनों जीवित बचे लोगों ने उसकी क्रूरता के बारे में गवाही दी। दस्तावेजी और साक्ष्यों से यह संदेह से परे साबित हो गया कि वह लाखों लोगों की व्यवस्थित हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। अदालत ने उसे मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। अपने अंतिम वक्तव्य में मेंडेल ने कुछ पश्चाताप प्रदर्शित किया तथा अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगी। हालांकि इस विलंबित पश्चाताप की ईमानदारी का निर्धारण करना असंभव है। 20 जनवरी 1940 को मारिया मेंडेल को क्राको के मोंटेलुपिच जेल में फांसी दे दी गई। वह 36 वर्ष की थीं। ऑशविट्ज की राक्षस के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी उस महिला की फांसी उसके शासनकाल में पीड़ित अनगिनत पीड़ितों के लिए न्याय का प्रतीकात्मक कार्य था। जोहाना बोरमैन, द वीजल ऑफ डेथ। मारिया मेंडल के विपरीत, जिनका यातना शिविर प्रणाली में कैरियर वैचारिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, जोहाना बोरमैन परिवर्तन का एक परेशान करने वाला मामला प्रस्तुत करती है, जो शुरू में आर्थिक कारकों से प्रेरित था। 10वां सितंबर 1893 को पूर्वी प्रशिया के बिर्केनफेल्ड में जन्मी बोरमैन अधिकांश वार्डरों से काफी बड़ी थी, जिससे उसके आपराधिक रिकॉर्ड में एक परेशान करने वाला आयाम जुड़ गया। उनकी कहानी से पता चलता है कि कैसे एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसने अपना अधिकांश वयस्क जीवन नाजी उदय से पहले बिताया था, विनाश शिविर के अंदर सबसे अधिक भयभीत व्यक्तियों में से एक बन गई। बोरमैन के प्रारंभिक वर्ष उनकी बाद की कुख्याति से बिल्कुल विपरीत थे। कुछ साक्ष्यों के अनुसार अपनी युवावस्था में वह एक धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने मिशनरी कार्य भी किया था। यह प्रतीत होता है कि पवित्र पृष्ठभूमि बाद में उनके एक निर्दयी अत्याचारी में रूपांतरण को और भी अधिक विचलित कर देती है। इर्मा ग्रेस जैसे युवा गार्डों के विपरीत, जिनके व्यक्तित्व पर बचपन से ही नाजी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था, बोरमैन ने नाजी यातना शिविर प्रणाली में शामिल होने से पहले एक पूर्ण वयस्क जीवन जिया था। यातना शिविर प्रणाली में उनका प्रवेश मार्च 1929 में हुआ, जब वे एक नागरिक कर्मचारी के रूप में एसएएस में शामिल हुईं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी प्रारंभिक प्रेरणा मुख्यतः आर्थिक थी तथा वे पारंपरिक नौकरियों की तुलना में अधिक वेतन चाहती थीं। उन्होंने लिचटेनबर्ग शिविर के रसोई घर में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने शुरू में खुद को बहुत कम महत्व दिया। हालांकि जब 1929 के अंत में यह शिविर बंद कर दिया गया और इसके कर्मचारियों को रेवेंसब्रुक स्थानांतरित कर दिया गया, तो बोरमैन ने शिविर के पदानुक्रम में उन्नति करना शुरू कर दिया और अंततः महिला कैदियों के कार्य समूहों की देखरेख करने लगी। 1940 तक, जब उन्हें ऑशविट्ज बिर्केनौ में स्थानांतरित किया गया, बोरमैन ने पहले ही नियंत्रण के क्रूर तरीके विकसित कर लिए थे, जिससे वह कुख्यात हो गईं। 50 वर्ष की उम्र में, जो एक अभिभावक के लिए असामान्य उम्र है, वह एक विकृत मात्र छवि का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो नियंत्रण के उपकरण के रूप में देखभाल के बजाय क्रूरता का उपयोग करती थीं। शुरुआत में उन्हें शिविर के बाहर कार्य दलों की देखरेख करने का काम सौंपा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने मुख्य बिर्केनौ परिसर में भी कार्यभार संभाला, जो सामूहिक नरसंहार का केंद्र था। बोरमैन को मेंडेल या ग्रेस जैसे अन्य गार्डों से अलग करने वाली तथा उसे कुत्तों वाली महिला या ऑशविट्ज का नेवला जैसे उपनाम दिलाने वाली बात थी, वह थी नियंत्रण और दंड देने की उनकी विशेष पद्धति। जबकि अन्य गार्ड मुख्य रूप से कोड़ों और सीधे प्रहारों का प्रयोग करते थे, बोरमैन आतंक के साधन के रूप में जर्मन शेफर्ड कुत्ते का प्रयोग करती थीं, जिसे विशेष रूप से कैदियों पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यह कुत्ता उस आतंक का प्रतीक बन गया जिसे बोरमैन ने कैदियों के बीच फैलाया था, जो विशेष रूप से स्थानांतरण के दौरान या शिविर के बाहर काम के दौरान उससे मुठभेड़ से डरते थे। जीवित बचे लोगों की गवाही में बोरमैन और उसके कुत्ते से संबंधित भयावह दृश्यों का वर्णन है। एक विशेष रूप से क्रूर अवसर पर उन्होंने अपने जर्मन शेफर्ड को एक कैदी पर हमला करने का आदेश दिया, जिसका सूजा हुआ पैर उसे ऑशविट्ज की ओर वापसी यात्रा के दौरान अपने साथ चलने से रोक रहा था। जानवर ने महिला को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसे मरणासन्न अवस्था में स्ट्रेचर पर ले जाया गया। संभवतः कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। बोरमैन को इन हमलों में खुशी मिलती थी तथा वह अन्य कैदियों को आतंकित करने के लिए इनका उदाहरण देता था। एक अन्य पीड़िता ने बताया कि कैसे बोरमैन ने एक कैदी को उसके बालों से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया, फिर अपने कुत्ते को उसे काटने का आदेश दिया। महिला का अत्यधिक रक्तस्राव हो गया और जैसा कि इन मामलों में होता है, उसे सीधे ब्लॉक 25वां में भेज दिया गया, जो गैस चैम्बर का पूर्व कक्ष था।
इन कृत्यों की गणनापूर्ण क्रूरता से पता चलता है कि ये हिंसा के आवेगपूर्ण विस्फोट नहीं थे, बल्कि अत्यधिक भय के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखने के लिए आतंक की एक जानबूझकर बनाई गई प्रणाली थी। यद्यपि उन्होंने अपने परीक्षण के दौरान इससे इनकार किया था, लेकिन अनेक साक्ष्यों से पता चलता है कि बोरमैन ने गैस चैम्बरों या चिकित्सा प्रयोगों के लिए कैदियों के चयन में जोसेफ मेंजेले और फ्रिट्ज क्लेन जैसे एसएस डॉक्टरों के साथ सहयोग किया था। एक साधारण इशारे से उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि कौन अस्थायी रूप से जीवित रहेगा और कौन तत्काल मर जाएगा। इस प्रकार उन्होंने हजारों मानव जीवन पर लगभग दैवीय शक्ति का प्रयोग किया। चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उन्हें ऑश्विट्ज में कार्यान्वित नरसंहार के केंद्रीय तंत्र से सीधे जोड़ती है। अपने कुत्ते को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा बोरमैन कैदियों की पिटाई में भी सक्रिय रूप से भाग लेता था। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसने उन महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की थी जो खेत में सुअर के बाड़े से सब्जियां चुराते हुए पकड़ी गई थीं। एक अन्य घटना में जब एक कैदी ने अपनी बीमार दोस्त को जबरन काम करने से बचाने की कोशिश की तो बोरमैन ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके 2 दांत टूट गए और फिर उसने अपने कुत्ते को उस बीमार महिला पर हमला करने का आदेश दिया। 2 दिन बाद पीड़ित की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ने लगा और जर्मनी की हार अपरिहार्य लगने लगी तो बोरमैन को बर्गन-बेल्सन शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पूर्वी शिविरों से निकाले गए अनेक कैदियों का गंतव्य स्थान बन गया। बेल्सन के राक्षस के नाम से विख्यात जोसेफ क्रेमर के नेतृत्व में बोरमैन ने अपना आतंक का शासन जारी रखा तथा उसने ऑश्विट्ज में अपनाई गई उन्हीं क्रूर प्रथाओं को जारी रखा, यहां तक कि जब तीसरे रेह का पतन निकट आ चुका था, जब ब्रिटिश सेनाओं ने 5 अप्रैल 1945 को बर्गन-बेल्सन को आजाद कराया तो उन्हें अवर्णनीय भयावह दृश्यों का सामना करना पड़ा। बोरमैन भाग गए अन्य गार्डों के विपरीत शिविर में ही रही। जाहिर तौर पर उसे विश्वास था कि वह जिम्मेदारी से बच सकती है, या शायद वह यह सोचने में असमर्थ थी कि उसके कार्यों को आपराधिक माना जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद बोरमैन को शुरू में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिविर में पाए गए असंख्य शवों को हटाने और दफनाने में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। यह एक ऐसा कार्य था जिसे सेना ने जवाबदेही के प्रारंभिक रूप में सभी पकड़े गए गार्डों पर थोपा था। जोहाना बोरमैन का मुकदमा बेल्सन ट्रायल का हिस्सा था, जो कि यातना शिविर कर्मियों के खिलाफ ब्रिटिश द्वारा चलाया गया पहला युद्ध अपराध मुकदमा था। यह मुकदमा 10 सितंबर 1945 को ल्यूनेबर्ग में शुरू हुआ और बोरमैन पर बर्गन-बेल्सन और ऑश्विट्ज दोनों स्थानों पर किए गए अपराधों के आरोप लगाए गए। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। मुकदमे के दौरान बोरमैन की रक्षात्मक रणनीति में अपने कार्यों को नकारना या कम करके आंकना शामिल था। उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी कैदियों की पिटाई करने की बात स्वीकार की, लेकिन चयन में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। अपने कुख्यात कुत्ते के बारे में उन्होंने कहा कि वह केवल एक पालतू जानवर था जिसे हमला करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था, तथा कैदियों के विरुद्ध इस जानवर का प्रयोग शिविर के नियमों का उल्लंघन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्वयं सजा मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मार्च 1940 में एसेस छोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। विशेष रूप से चौंकाने वाला उनका यह कथन था कि यद्यपि उन्होंने ट्रकों को कैदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें उनका अंतिम गंतव्य नहीं पता था। नाजी अपराधों के आरोपियों के बीच आम बात यह अज्ञानता का बचाव बोरमैन के मामले में विशेष रूप से अविश्वसनीय था, क्योंकि वह वर्षों से शिविर के दैनिक कार्यों में उच्च स्तर पर शामिल थीं। अदालत ने इन तर्कों को विश्वसनीय नहीं पाया। अनेक जीवित बचे लोगों की गवाही, जिन्होंने उसकी क्रूरता तथा कैदियों को आतंकित करने और उन पर हमला करने के लिए उसके द्वारा अपने कुत्ते का प्रयोग करने के तरीके का सटीक वर्णन किया था, उसके इनकार से अधिक भारी पड़ी। जोहाना बोरमैन को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया और नवंबर 1945 में मौत की सजा सुनाई गई। 10 दिसंबर 1945 को बोरमैन को हैमलिन जेल में फांसी दी गई। ब्रिटिश जल्लाद अल्बर्ट पियरेपॉइंट, जिन्होंने अनेक नाजी युद्ध अपराधियों को मृत्युदंड दिया था, ने बोरमैन का वर्णन एक बूढ़ी दुबली पतली दिखने वाली महिला के रूप में किया जो फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रही थी। अन्य निंदित महिलाओं के विपरीत, जिन्होंने अलग अलग स्तर की भावना या पश्चाताप प्रदर्शित किया था, बोरमैन ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए ऐसा प्रतीत हुआ जब त्वरित फांसी के लिए आवश्यक वजन का आकलन करने के लिए उसका वजन तौला गया
तो उसने केवल इतना कहा कि मेरी अपनी भावनाएं हैं। एलिजाबेथ वोल्केनराथ, द व्हिप ऑन ऑफ नाजी हिल। बोरमैन की आर्थिक प्रेरणा और मेंडेल की वैचारिक कट्टरता के विपरीत एलिजाबेथ वोल्केनराथ नाजी सत्ता प्रणाली के अनुकूलन का एक मामला प्रस्तुत करती है। एक सामान्य नागरिक से युद्ध अपराधी में उनका परिवर्तन इस बात का उदाहरण है कि कैसे क्रूरता के प्रति कोई स्पष्ट प्रवृत्ति न रखने वाले लोग जब पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और क्रूरता को पुरस्कृत करने वाली व्यवस्था में एकीकृत हो जाते हैं तो प्रभावी अपराधी बन जाते हैं। 5 सितंबर 1910 में जर्मनी के शोनाउ में जन्मी एलिजाबेथ मेरलॉ के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वह नरसंहार शिविर की सबसे क्रूर प्रहरियों में से एक के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाएंगी। फांसी के समय उसकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी तथा वह मौत की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र की वार्डरों में से एक थी। हालांकि वह इर्मा ग्रेस जितनी युवा नहीं थी, जिसके आपराधिक कैरियर की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। नाजी शासन से जुड़ने से पहले वोल्केनराथ ने एक हेयर ड्रेसर के रूप में काम करते हुए गुमनाम जीवन व्यतीत किया। यह एक ऐसा पेशा था जिसमें पारस्परिक कौशल और एक निश्चित शारीरिक कुशलता की आवश्यकता होती है। यह प्रारंभिक प्रशिक्षण बाद में ऑशविट्ज में उनके व्यवहार की विशेषता बनी क्रूरता से नाटकीय रूप से भिन्न है। यातना शिविर प्रणाली में उनका संक्रमण 1929 में शुरू हुआ, जब जर्मनी पहले से ही नाजी शासन के अधीन तब्दील हो चुका था और दमनकारी तंत्र के भीतर महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे थे। अक्टूबर 1940 में वोल्केनराथ आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षु गार्ड के रूप में एसएस में शामिल हो गईं। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण राइवेंसब्रुक में हुआ, जो एक पूर्णतया महिला यातना शिविर था जो भावी ओबेरॉफ-सेहरिनेन मुख्य वार्डन के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता था। वहां उन्होंने नियंत्रण, निगरानी और दंड की तकनीकें सीखीं, जिन्हें उन्होंने बाद में ऑशविट्ज में लागू किया। उनके प्रदर्शन ने उनके वरिष्ठों को अवश्य प्रभावित किया होगा, क्योंकि मार्च 1940 में मात्र 6 महीने के अनुभव के साथ उन्हें ऑशविट्ज में स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय शिविर को नरसंहार केंद्र के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण समय था। ऑशविट्ज में उनका आगमन जनवरी 1940 में वांसी सम्मेलन के बाद अंतिम समाधान के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के साथ हुआ। वोल्केनराथ शुरू में शिविर की सिलाई कार्यशाला की पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुईं, जहां कैदी वर्दी बनाते और उसकी मरम्मत करते थे। हालांकि यह सामान्य सी लगने वाली स्थिति उन्हें इस भूमिका के लिए नियुक्त महिलाओं पर पूर्ण अधिकार प्रदान करती थी, जिनमें से कई विशिष्ट कौशल वाली विशेषाधिकार प्राप्त कैदी थीं। अगस्त 1940 में वोल्केनराथ को बिर्केनौ के महिला अनुभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जो ऑशविट्ज परिसर के भीतर ही नरसंहार शिविर था। उनका कैरियर कुछ समय के लिए बाधित हुआ जब वे टाइफस नामक बीमारी से ग्रस्त हो गईं, जो अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण यातना शिविरों में स्थानिक रोग था, लेकिन वे ठीक हो गईं और सक्रिय ड्यूटी पर लौट आईं। 1940 के अंत में उन्हें पैकेज प्राप्त करने की देखरेख का काम सौंपा गया, एक ऐसा पद जिसने उन्हें कैदियों के बाहरी दुनिया के साथ बनाए गए कुछ संपर्कों में से एक पर नियंत्रण प्रदान किया। क्षेत्र के पदानुक्रम में वोल्केनराथ का कैरियर ऊपर की ओर था। दमनकारी नीतियों को लागू करने में उनकी कुशलता के कारण उन्हें सितंबर 1940 में ऑशविट्ज में महिला अनुभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और जनवरी 1945 में शिविर के खाली होने तक वह इस पद पर रहीं। ये पदोन्नति दर्शाती है कि केवल आदेशों के निष्पादक होने से कहीं आगे वोल्केनराथ ने शिविर के उद्देश्यों के प्रति पहल और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया था। बोरमैन को कुत्तों के प्रयोग के लिए तथा मेंडेल को उनकी सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिए, जो विरोधाभासी रूप से अत्यधिक क्रूरता के साथ संयुक्त थी, जाना जाता था। वहीं वोल्केनराथ को चाबुक के व्यवस्थित प्रयोग तथा प्रत्यक्ष शारीरिक दंड के प्रति उनकी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। शारीरिक दंड देने वाले कुछ पर्यवेक्षकों के विपरीत वह स्वयं कैदियों की पिटाई में भाग लेती थी तथा कोड़े या रबर के डंडे का इतनी हिंसा से प्रयोग करती थी कि कई पीड़ित बेहोश हो जाते थे। कुछ विवरणों में बताया गया है कि वह महिलाओं को पीट पीट कर मार डालता था, जो कि परपीड़कता और मानव जीवन के प्रति घोर उपेक्षा का मिश्रण था। एक गवाह ने बताया कि कैसे वोल्केनराथ ने जब यह पाया कि एक कैदी ने अंगूठी और पदक पहना हुआ है, तो उसने उसे अपनी साइकिल के पीछे एसएस मुख्यालय तक भागने के लिए मजबूर किया, जहां उसने रबर के डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई की।
इसके बाद महिला को एक तहखाने में बंद कर दिया गया, जहां उसे हर 3 दिन में रोटी और पानी दिया जाता था, और अंततः उसे शौचालय साफ करने का काम सौंपा गया, जहां उसे टाइफस हो गया और वह लगभग मर गई। यह प्रकरण न केवल तात्कालिक शारीरिक क्रूरता को दर्शाता है, बल्कि उनके नियंत्रण के तरीके की विशेषता पूर्व नियोजित रूप से लंबे समय तक पीड़ा पहुंचाने को भी दर्शाता है। एक अन्य विशेष रूप से गंभीर घटना में एक बुजुर्ग महिला को वोल्केनराथ ने कार्यशाला के पास सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उन पर कैदियों को भोजन, पानी और आवश्यक आपूर्ति से व्यवस्थित रूप से वंचित करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे शिविर में पहले से ही बदतर रहने की स्थिति और भी बदतर हो गई। ये कार्यवाहियां केवल नियमों के उल्लंघन के प्रति प्रतिक्रियात्मक नहीं थीं, बल्कि कैदियों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति को तोड़ने के लिए जानबूझकर रची गई आतंक की व्यवस्था का हिस्सा थीं। एक विशेष रूप से भयावह प्रथा खेलदंड स्ट्राफ स्पोर्ट थी, जिसे वोल्केनराथ अक्सर लागू करते थे। इसमें कमजोर महिला कैदियों के समूहों को घंटों तक, अक्सर अत्यधिक मौसम की स्थिति में, कठोर शारीरिक व्यायाम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इन दंडों के दौरान कई महिलाएं थकावट के कारण मर गईं। ये दंड विशेष रूप से उनकी शारीरिक सहन शक्ति की सीमा तक धकेलने के लिए तैयार किए गए थे। इस पद्धति की गणनापूर्ण क्रूरता उस मानसिकता को उजागर करती है जो न केवल दंडित करना चाहती है, बल्कि अपने पीड़ितों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना चाहती है। वोल्केनराथ भी चयन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसके तहत यह निर्णय लिया जाता था कि किन कैदियों को सीधे गैस चैम्बर में भेजा जाएगा और किन्हें अस्थायी रूप से जबरन श्रम करने के लिए क्षमा दी जाएगी। यद्यपि उसने अपने परीक्षण के दौरान इस बात से इनकार किया था, लेकिन अनेक गवाहों ने उसे चयन प्रक्रिया में शामिल कर दिया था तथा एसएस डॉक्टरों के साथ मिलकर यह निर्धारित करने में उसे सहयोग करना था कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। अपने हाथ के एक साधारण इशारे से उन्होंने हजारों लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के तत्काल भाग्य का फैसला कर दिया। उन्होंने कैदियों को ट्रकों पर लादकर गैस चैम्बरों तक ले जाने में भी भाग लिया। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्हें कैदियों के अंतिम गंतव्य के बारे में पता नहीं था। ऑशविट्ज में बिताए समय के दौरान वोल्केनराथ का व्यवहार उसके पीड़ितों और स्वयं उसके प्रति प्रगतिशील अमानवीयकरण को दर्शाता है। वह महिला जो पहले एक नाई थी, नरसंहार प्रणाली की एक कुशल प्रवर्तक बन गई। उसने नियंत्रण और दंड के तरीकों को अपनाया और यहां तक कि उनमें नवीनता भी लाई। यह नैतिक परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि क्रूरता को सामान्य बनाने और दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनहीनता की क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जिसे नाजी नस्लीय विचारधारा और शिविर के रक्षकों को दी गई पूर्ण शक्ति द्वारा सुगम बनाया गया। जनवरी 1945 में पोलैंड में लाल सेना के आगमन के साथ ही ऑशविट्ज को खाली करा लिया गया और वोल्केनराथ को अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ बर्गेन-बेल्सन स्थानांतरित कर दिया गया। यह शिविर, जो मूलतः युद्ध बंदी शिविर के रूप में स्थापित किया गया था, पूर्वी शिविरों से निकाले गए हजारों कैदियों का गंतव्य बन गया था। युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान बर्गेन-बेल्सन में स्थितियां भयावह थीं। अत्यधिक भीड़-भाड़, भोजन और पानी की कमी तथा टाइफस और पेचिश जैसी बीमारियां फैल रही थीं। संस्थागत पतन के इस संदर्भ में वोल्केनराथ ने उन्हीं क्रूर तरीकों को लागू करना जारी रखा जो उन्होंने ऑशविट्ज में विकसित किए थे। मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने पिटाई और दंड देने का आदेश देना जारी रखा, तब भी जब जर्मन हार निश्चित थी। नाजी शासन के स्पष्ट अंत के बावजूद अपने व्यवहार को संयमित करने में उनकी असमर्थता से पता चलता है कि किस हद तक उन्होंने कैदियों के अमानवीयकरण को आत्मसात कर लिया था, जो उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत पहचान का मूलभूत हिस्सा बन गया था। मित्र राष्ट्रों की अग्रिम सेना के सामने भाग जाने वाले अन्य गार्डों के विपरीत वोल्केनराथ शिविर में ही रहीं और 5 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश सेना द्वारा बर्गेन-बेल्सन की मुक्ति के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहली जवाबदेही उपायों के हिस्से के रूप में उन्हें अन्य पकड़े गए गार्डों के साथ शिविर में पाए गए असंख्य शवों को हटाने और दफनाने में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ और मुकदमे की तैयारी के लिए सेलेज जेल ले जाया गया। वोल्केनराथ के विरुद्ध मुकदमा बेल्सन ट्रायल का हिस्सा था, जो सितंबर और नवंबर 1945 के बीच ल्यूनेबर्ग में एक ब्रिटिश सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा चलाया गया था। वोल्केनराथ को बर्गेन-बेल्सन और ऑशविट्ज दोनों में किए गए अपराधों के लिए आरोपों का सामना करना पड़ा। मुकदमे के दौरान
कई जीवित बचे लोगों ने उसकी क्रूरता के बारे में गवाही दी, जिसमें घातक पिटाई, सत्ता का दुरुपयोग और चयन में भागीदारी का विवरण दिया गया। वोल्केनराथ की रक्षात्मक रणनीति में मुख्य रूप से यातना शिविर प्रणाली के सबसे क्रूर पहलुओं में अपनी भागीदारी को नकारना या न्यूनतम करना शामिल था। उन्होंने चयन के समय उपस्थित होने की बात स्वीकार की, लेकिन इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने से इनकार किया। उन्होंने चयनित लोगों के अंतिम भाग्य के बारे में जानकारी होने से भी इनकार किया तथा कहा कि उन्हें गैस चैम्बरों के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मारपीट और दंड के संबंध में उन्होंने कभी कभी कैदियों को थप्पड़ मारने की बात स्वीकार की, लेकिन घातक मारपीट और व्यवस्थित यातना के आरोपों से इनकार किया। अदालत ने इन तर्कों को विश्वसनीय नहीं पाया। अनेक जीवित बचे लोगों की गवाही, जिन्होंने अपनी क्रूरता तथा विनाश प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में अपनी सक्रिय भागीदारी का सटीक वर्णन किया, उनके इनकार से अधिक भारी थी। 10 नवंबर 1945 को एलिजाबेथ वोल्केनराथ को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। वोल्केनराथ को 10 दिसंबर 1945 को हैमलिन जेल में फांसी दी गई। ब्रिटिश जल्लाद अल्बर्ट पियरेपॉइंट, जिन्होंने अनेक नाजी युद्ध अपराधियों को मृत्युदंड दिया था, ने यह सजा दी। उस दिन सुबह 9:33 पर वोल्केनराथ को सबसे पहले फांसी दी गई। विवरणों के अनुसार वह स्पष्टतः शांत भाव से फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ी और उसे उस दरवाजे के ऊपर लटका दिया गया जहां पियरेपॉइंट ने चाक से एक एक्स का निशान बनाया था। गर्भाशय ग्रीवा के फ्रैक्चर से तत्काल मृत्यु का कारण बनने वाली यह गिरावट अपने उद्देश्य में सफल रही तथा कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर ने उसकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। एलिजाबेथ वोल्केनराथ का मामला अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के तहत मानव चेतना की लचीलापन को दर्शाता है। बिना किसी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वाली एक युवा महिला कुछ ही वर्षों में एक व्यवस्थित यातनाकर्ता और औद्योगिक नरसंहार में सक्रिय भागीदार बन गई। उनका करियर नैतिक अवरोधों की नाजुकता के बारे में परेशान करने वाले प्रश्न उठाता है, जब निर्विवाद अधिकार, अमानवीय विचारधारा और अन्य मनुष्यों पर पूर्ण शक्ति जैसे कारक पेश किए जाते हैं। इर्मा ग्रेस, विनाश की गोरी परी। यदि मेंडल वैचारिक कट्टरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, बोरमैन एक बुजुर्ग व्यक्ति के विनाश प्रणाली के अनुकूलन का और वोल्केनराथ आतंक के कार्यान्वयन में प्रशासनिक दक्षता का, तो इर्मा ग्रेस नाजी शासन के तहत युवाओं के त्वरित नैतिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। मृत्यु की गोरी परी के नाम से प्रसिद्ध यह युवा संरक्षक, जो मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड दिए जाने के समय मात्र 21वां वर्ष की थी, इस विचलित करने वाले विरोधाभास का प्रतीक है कि किस प्रकार युवावस्था और सौंदर्य अत्यधिक क्रूरता के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। इर्मा इल्से इडा ग्रेस का जन्म 7 अक्टूबर 1920 में बर्लिन के उत्तर में एक छोटे से कृषि गांव व्रेचेन में हुआ था। उनका बचपन एक खेत मजदूर की बेटी के रूप में ठेठ ग्रामीण परिवेश में बीता। ग्रेस का परिवार बड़ा था, जिसमें 5 बच्चे थे, और उनका पालन पोषण युद्धों के बीच ग्रामीण जर्मनी में आमतौर पर प्रचलित मितव्ययिता और सत्तावादी अनुशासन से प्रभावित था। उनके प्रारंभिक वर्षों में एक दर्दनाक घटना घटी। 1930 में जब इर्मा केवल 9 वर्ष की थीं, उनकी मां ने आत्महत्या कर ली, जिससे वे एक सख्त और भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले पिता की देखभाल में रह गईं। जैसा कि अपेक्षित था, इर्मा के पिता विशेष रूप से नाजीवाद के पक्ष में नहीं थे। वास्तव में उन्होंने हिटलर यूथ की महिला शाखा लीग ऑन ऑफ जर्मन गर्ल्स बुंड डॉयचर मेडल में अपनी बेटियों की भागीदारी का सक्रिय रूप से विरोध किया था। इस पैतृक विरोध ने संभवतः इर्मा को नाजी आंदोलन की ओर आकर्षित किया, जिससे वह किशोर विद्रोह का प्रतीक बन गई। 14 वर्ष की आयु में वे और उनकी बहन हेलेन अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संगठन में शामिल हो गईं तथा प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने उन्हें नाजी विचारधारा का प्रबल अनुयायी बना दिया। मेंडल या बोरमैन के विपरीत, जो शिक्षित वयस्क के रूप में यातना शिविर प्रणाली में शामिल हुए थे, ग्रेस की किशोरावस्था से ही राष्ट्रीय समाजवाद ने उन्हें प्रभावित किया। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि युवा इर्मा अपनी किशोरावस्था के दौरान विशेष रूप से हिंसक नहीं थीं। वास्तव में कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि वे शारीरिक टकराव से बचती थीं। इस सामान्य दिखने वाले किशोर का एक क्रूर अत्याचारी में रूपांतरण वैचारिक प्रशिक्षण की शक्ति को रेखांकित करता है, जो क्रूरता को वैध बनाने और पुरस्कृत करने वाली प्रणालियों के साथ संयुक्त है। 1929 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इर्मा ने केवल 8 वर्ष की बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ दिया।
लिचेन में एक दुकान सहायक के रूप में नौकरी करने से पहले उन्होंने कुछ समय तक खेतिहर मजदूर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा में रुचि दिखानी शुरू की, संभवतः नाजी जर्मनी में नस्लीय चिकित्सा के बढ़ते महिमा मंडन से प्रभावित होकर। 1940 के शुरू में उन्होंने होहेनलीचेन अस्पताल में नर्स के रूप में प्रशिक्षण लेने का प्रयास किया, जो कार्ल गेबर्ट द्वारा संचालित एक संस्थान था जिसे बाद में आपराधिक चिकित्सा प्रयोगों में शामिल होने के कारण फांसी दी गई थी। नर्स सहायक के रूप में अपने प्रशिक्षण के दौरान ग्रेस को संभवतः नाजी नस्लीय चिकित्सा के पहले व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ रोगियों को अमानवीय प्राणी के रूप में मानने वाली प्रक्रियाओं का अवलोकन किया था। हालांकि वे इस माहौल में सफल नहीं हो सकीं क्योंकि उन्हें नर्सिंग पेशे के लिए अनुपयुक्त माना गया। यह असफल अनुभव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पारंपरिक चिकित्सा करियर अपनाने के बजाय ग्रेस ने नाजी यातना शिविर प्रणाली की ओर रुख किया, जहां उनकी परपीड़क प्रवृत्तियों को ऐसा संदर्भ मिला जिसने उन्हें बढ़ावा दिया और पुरस्कृत किया। जुलाई 1940 में 8 वर्ष की उम्र में ग्रेस आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षु गार्ड के रूप में एसएस गेफोल्स एसएस अनुचर में शामिल हो गईं। उन्हें रेवेंसब्रुक भेजा गया, जो महिलाओं का यातना शिविर था और जो भावी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता था। वहां उन्होंने डोरोथिया बिन्स और मारिया मंडेल जैसे अनुभवी वार्डनों की देखरेख में निगरानी, अनुशासन और दंड तकनीकों की शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उस क्रूर व्यवहार का मॉडल तैयार किया जिसे बाद में ग्रेस ने निपुणता से सीखा। उनके प्रारंभिक काल के विवरण से पता चलता है कि ग्रेस ने शुरू में आवश्यक क्रूरता पर कुछ हिचकिचाहट दिखाई थी। ऐसा कहा जाता है कि अपने पहले दिनों में उन्होंने एक कैदी से माफी मांगी जो उनके रास्ते में आ गया था, जो कि एक एसएस गार्ड के लिए अस्वीकार्य व्यवहार था। उनके पर्यवेक्षकों ने तुरंत उनकी इस कमजोरी को सुधार दिया तथा उन्हें कैदियों के प्रतिपूर्ण भावनात्मक दूरी बनाए रखने और उनके प्रति निरंतर कठोरता प्रदर्शित करने की आवश्यकता बताई। मार्च 1940 में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ग्रेस को ऑनश्विट्स बिर्केनौ में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपनी कुख्यात प्रतिष्ठा बनानी शुरू की। शुरुआत में उन्हें बागवानी कर्मचारियों की देखरेख का काम सौंपा गया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल लीं, जिनमें मेल की जांच करना और कैदियों के पूरे ब्लॉक की देखरेख करना शामिल था। मई 1940 में मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्हें बिर्केनौ में BIIC महिला शिविर में ओबेरॉफ सेहरिन मुख्य वार्डन के पद पर पदोन्नत किया गया, जहां उन्हें 30 से अधिक कैदियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो इतनी कम उम्र और अनुभवहीन व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी का एक आश्चर्यजनक स्तर था। ऑनश्विट्स में ग्रेस का काया पलट उल्लेखनीय था। असुरक्षित युवती एक भयभीत अधिकारी में तब्दील हो गई, जो अपनी विकृत सुंदरता के लिए जानी जाती थी। अन्य वार्डनों के विपरीत, जो मैले कुचैले दिखते थे, ग्रीस ने अपनी छवि का बहुत ध्यान रखा। पूरी तरह पॉलिश किए हुए ऊंचे जूते, त्रुटिहीन वर्दी, सावधानी से कंघी किए हुए सुनहरे बाल, उनके लगभग देवदूत जैसे दिखने और राक्षसी व्यवहार के बीच के इस अंतर के कारण उन्हें ब्लॉन्ड एंजेल उपनाम दिया गया, एक ऐसा पदनाम जिसने उनके कार्यों की भयावहता को और बढ़ा दिया। जीवित बचे लोगों ने बताया कि ग्रीस हमेशा एक कोड़ा और एक पिस्तौल लेकर चलता था तथा अक्सर उसके साथ हमला करने के लिए प्रशिक्षित एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी रहता था। वह आतंक के इन साधनों का प्रयोग परपीड़क उत्साह के साथ करता था तथा मामूली अपराधों पर या यहां तक कि बिना किसी स्पष्ट कारण के भी कैदियों को बेहोश कर देता था। इन कोड़ों से हुए घाव अक्सर शिविर की अस्वास्थ्यकर स्थितियों के कारण संक्रमित हो जाते थे, जिसके कारण आपातकालीन ऑपरेशन अल्प विकसित उपकरणों के साथ और बिना एनेस्थीसिया के करने पड़ते थे। बोरमैन की विकृत मात्र छवि या वोल्केनराथ की कुशल प्रशासक के विपरीत, ग्रीस ने अपने आतंक के शासनकाल में घमंड और कामुकता के तत्वों को शामिल किया। गवाही से पता चलता है कि वह विशेष रूप से उन कैदियों को अपमानित करने में आनंद लेता था जिन्हें वह आकर्षक समझता था, और अक्सर विशेष रूप से क्रूर दंड के लिए युवा महिलाओं को चुनता था। उसकी क्रूरता का यह यौन आयाम उसके व्यवहार में विकृति की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, और यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे निरंकुश सत्ता न केवल नैतिकता को बल्कि सबसे बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति को भी भ्रष्ट कर देती है। विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह थी कि ग्रीस को हिंसा से यौन सुख मिलता था। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि यातना और शल्य क्रियाओं को देखते समय उन्हें उत्तेजना का अनुभव होता था, यहां तक कि इन घटनाओं के दौरान उनके शरीर में ऐंठन भी होती थी।
परपीड़न और विकृत कामुकता का यह संयोजन शिविर के वातावरण द्वारा सुगम बनाए गए पूर्ण नैतिक भ्रष्टाचार का उदाहरण है, जहां मानवीय सहानुभूति के अंतिम अवशेषों को ग्रीस जैसे गार्डों से व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया था। कई अन्य गार्डों की तरह ग्रेस ने भी चयन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा यह निर्धारित किया कि कौन काम करने के लिए अस्थायी रूप से रहेगा तथा किसे सीधे गैस चैम्बर में भेजा जाएगा। जीवित बचे लोगों द्वारा बताई गई सबसे भयावह घटनाओं में से एक में ग्रीस अपने कुत्ते के साथ साइकिल पर सवार होकर 60वां किलोमीटर की दूरी तय करके काम पर जा रही थी। जो भी कैदी ऐसा नहीं कर पाता था, उस पर ग्रीस के स्पष्ट आदेश के तहत जानवर द्वारा तुरंत हमला कर दिया जाता था। एक जीवित बचे व्यक्ति ने एक घटना का वर्णन किया जिसमें ग्रीस और उसके कुत्ते सामान लादने के कार्य के दौरान अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो गए। उसकी उपस्थिति मात्र से ही कैदी भयभीत हो गए, जिसके कारण कुछ कैदियों ने पत्थर ले जा रहे एक वैगन पर नियंत्रण खो दिया। जब गाड़ी पलट गई और उसका माल बिखर गया, तो ग्रीस ने अपने कुत्तों को जिम्मेदार लोगों पर हमला करने का आदेश दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खून को देखकर ग्रीस की आंखें लाल हो गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस दृश्य से नशे में थी। ग्रीस की क्रूरता केवल शारीरिक दुर्व्यवहार तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने मनोवैज्ञानिक यातना के परिष्कृत रूपों को भी लागू किया, जैसे कैदियों को उनके सिर पर भारी पत्थर रखकर घंटों तक बिना हिले रहने के लिए मजबूर करना। जो लोग बेहोश हो गए उन्हें बुरी तरह पीटा गया और अक्सर गैस चैम्बर में भेज दिया गया। पीड़ा के प्रयोग में यह परिष्कार न केवल आदेशों के प्रति आज्ञाकारिता का संकेत देता है, बल्कि आतंक के प्रशासन में व्यक्तिगत पहल का भी संकेत देता है। ऑशविट्ज में रहने के दौरान उनकी गर्भावस्था एक विशेष रूप से उजागर करने वाली घटना थी। ग्रीस ने जेल में बंद डॉक्टरों को गर्भपात करने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि उन्हें आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए। यह घटना न केवल आर्यन महिलाओं के लिए मातृत्व की नाजी विचारधारा के प्रति उनके पाखंड को दर्शाती है, बल्कि अयोग्य समझे जाने वाले जीवन के व्यवस्थित विनाश में भागीदारी करते हुए अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की उनकी इच्छा को भी दर्शाती है। लाल सेना के पोलैंड की ओर बढ़ने के साथ ही जनवरी 1945 में ऑशविट्ज को खाली करा लिया गया। ग्रीस को कुछ समय के लिए रेवेंसब्रुक स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद उसे मार्च 1945 में बर्गेन बेल्सन में नियुक्त किया गया, जहां उसने आसन्न जर्मन हार के बावजूद अपनी क्रूरता जारी रखी। बर्गेन बेल्सन में जोसेफ क्रेमर, जिनके साथ उनका स्पष्ट रूप से संबंध भी था, के अधीन ग्रीस ने कठोर दंड देना जारी रखा। कमजोर कैदियों को घंटों खड़े रहने या घुटनों के बल बैठने तथा अपने सिर पर भारी पत्थर रखने के लिए मजबूर किया। जब ब्रिटिश सेनाओं ने 5 अप्रैल 1945 को बर्गेन बेल्सन को आजाद कराया, तो ग्रीस ने भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिविर में ही रुके रहे। उन्हें अन्य गार्डों के साथ गिरफ्तार किया गया और शुरू में शिविर में पाए गए हजारों शवों को हटाने में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्होंने एक खुलासा करने वाला बयान दिया। यह हमारा कर्तव्य था कि हम असामाजिक तत्वों का सफाया करें ताकि जर्मनी भविष्य में फल फूल सके। यह वाक्यांश उस वैचारिक तर्क संगतता को दर्शाता है जिसने एक 20 वर्षीय लड़की को हजारों लोगों की व्यवस्थित हत्या में भाग लेने की अनुमति दी। इर्मा ग्रेस का मुकदमा बेल्सन ट्रायल का हिस्सा था, जो ब्रिटिश द्वारा चलाया गया पहला युद्ध अपराध मुकदमा था। मुकदमे के दौरान कई जीवित बचे लोगों ने उसकी क्रूरता के बारे में गवाही दी तथा युवा गार्ड द्वारा की गई मारपीट, यातना और हत्याओं का वर्णन किया। अन्य प्रतिवादियों के विपरीत, जिन्होंने घबराहट या पश्चाताप प्रदर्शित किया था, ग्रीस ने पूरी कार्यवाही के दौरान आश्चर्यजनक रूप से संयमित व्यवहार बनाए रखा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने विरुद्ध लगे आरोपों की अपेक्षा अपने दिखावे को लेकर अधिक चिंतित थी। 10 नवंबर 1945 को इर्मा ग्रेस को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अपने जीवन के अंतिम सप्ताहों में उनमें अंततः भावनात्मक संकट के लक्षण दिखाई देने लगे। वे अक्सर अपनी कोठरी में रोती रहती थीं। हालांकि उन्होंने अपने कार्यों के लिए कभी पश्चाताप व्यक्त नहीं किया। अंत तक इस विश्वास को बनाए रखा कि उन्होंने शासन के मूल्यों के अनुसार सही ढंग से काम किया था, जिसके लिए उन्होंने अपना युवा काल समर्पित किया था। 10 दिसंबर 1945 को इर्मा ग्रेस को ब्रिटिश जल्लाद अल्बर्ट पियरेपॉइंट द्वारा हैमलिन जेल में फांसी दी गई। वह एलिजाबेथ वोल्कनेराथ के बाद उस दिन मरने वाली दूसरी महिला थीं।
पियरे पॉइंट ने बताया कि कैसे उन्होंने ग्रीस को नाम से पुकारा और वह अपनी कोठरी से निकलकर उनके पीछे पीछे फांसी कक्ष तक चली गई। सुबह 9:33 पर वह कमरे में दाखिल हुआ, वहां उपस्थित अधिकारियों पर एक संक्षिप्त नजर डाली और ट्रैपडोर के मध्य में चला गया, जहां पियरे पॉइंट ने चाक से एक एक्स चिन्ह बनाया था। जैसे ही जल्लाद ने उसके सिर पर सफेद हुड रखा, ग्रीस ने अपना अंतिम शब्द कहा, श्नेल, जल्दी से। जाल का दरवाजा खुल गया और गिरने के 20 मिनट बाद डॉक्टर ने उसकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। ग्रीस का मामला किसी भी अन्य मामले से अधिक यह स्पष्ट करता है कि कैसे नाजी व्यवस्था ने एक युवा महिला को, जिसमें कोई स्पष्ट हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी, कुछ ही वर्षों में एक क्रूर अत्याचारी में बदल दिया। यातना शिविर प्रणाली के भीतर उनका तेजी से उत्थान और क्रूर तरीकों को अपनाने और उनमें निपुणता प्राप्त करने की उनकी इच्छा, पूर्ण शक्ति और क्रूर व्यवहार के लिए परिणामों की कमी के साथ संयुक्त होने पर वैचारिक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को दर्शाती है। उसकी युवावस्था और दिव्य स्वरूप उसके कार्यों की नैतिक कुरूपता के विपरीत बाह्य दिखावे और आंतरिक भ्रष्टाचार के बीच परेशान करने वाले पृथक्करण को रेखांकित करता है, जो कई नरसंहार अपराधियों की विशेषता थी। जजमेंट डे, ऑशविट्ज गार्ड्स का पतन। 1945 में मित्र देशों की सेनाओं द्वारा यातना शिविरों को मुक्त कराने के बाद किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाने लगा। ऑशविट्ज में महिला गार्डों ने उभरती न्याय प्रणाली के समक्ष एक अनूठा मामला प्रस्तुत किया, क्योंकि वे नाजी यातना शिविर प्रणाली में उच्च पद पर कार्यरत थीं। इन महिलाओं को विभिन्न परिस्थितियों में पकड़ा गया। ग्रीस और वोल्कनेरात को बर्गेन बेल्सन में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वे 5 अप्रैल 1945 को शिविर की मुक्ति तक रहीं। 10 अगस्त 1945 को एक झूठी पहचान के साथ छिपने का प्रयास करने के बाद मंडेल को बवेरिया में अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ लिया गया। अन्य गार्डों की तरह बोरमैन ने भागने का प्रयास नहीं किया और उसे बर्गेन बेल्सन में गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर और नवंबर 1945 के बीच आयोजित बेल्सन ट्रायल ऑशविट्ज गार्डों का पहला बड़ा परीक्षण था। 50 दिनों तक अदालत ने इन महिलाओं द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में गवाही सुनी। 22 वर्ष की ग्रीस ने संयमित व्यवहार बनाए रखा तथा अपने विरुद्ध लगे आरोपों की अपेक्षा अपने दिखावे को लेकर अधिक चिंतित दिखीं, जिससे मीडिया में उनकी काफी चर्चा हुई। प्रतिवादियों की बचाव रणनीतियों में हत्याओं में प्रत्यक्ष संलिप्तता से इनकार, चुने गए लोगों के भाग्य के बारे में अनभिज्ञता का दावा तथा यह तर्क कि वे आदेशों का पालन कर रही थीं शामिल थे। अदालत ने इन बचावों को खारिज कर दिया तथा यह मिसाल कायम की कि उचित आज्ञाकारिता मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदारी से छूट नहीं देती। 10वां नवंबर नोनिंगेंटेसिमो क्वाड्राजेसिमो 5वां को ग्रीस, वोल्कनेरात और बोरमैन को अन्य प्रतिवादियों के साथ मौत की सजा सुनाई गई। मंडेल, जो महिला शिविर की मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ पद पर थीं, को ऑशविट्ज ट्रायल्स में मुकदमा चलाने के लिए पोलैंड प्रत्यर्पित किया गया, जहां उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई। बेल्सन ट्रायल में फांसी 10 दिसंबर 1945 को हैमलिन जेल में दी गई थी। ब्रिटिश जल्लाद अल्बर्ट पियरे पॉइंट ने प्रत्येक दोषी व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के अनुसार आवश्यक रस्सी की लंबाई की गणना की थी। एलिजाबेथ वोल्कनेरात वह पहली गार्ड थीं जिन्हें सुबह 9:33 पर फांसी दी गई। इर्मा ग्रेस दूसरे स्थान पर रहीं, जिन्होंने अपना अंतिम शब्द श्नेल, जल्दी से उच्चारित किया। जोहाना बोरमैन, जिन्हें पियरे पॉइंट ने बताया था कि वे अपनी 50 वर्ष से अधिक उम्र की दिखती थीं, उस दिन फांसी पर चढ़ाए गए अंतिम गार्ड थीं जिन्होंने मरने से पहले कहा था, मेरी अपनी भावनाएं हैं। मारिया मंडेल को 28 जनवरी 1948 को क्राको के मोंटेलुपिच जेल में फांसी दी गई। ग्रीस के विपरीत मेंडेल ने अपनी मृत्यु से पहले खेद व्यक्त किया। फांसी के बाद शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और राख को अज्ञात स्थानों पर दफनाया गया। इन मुकदमों और फांसी का अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्थापित किया कि अत्याचारों में भागीदारी के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी आवश्यक है, चाहे आदेश कुछ भी हो। इस सिद्धांत को बाद में 1950 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए नूर्नबर्ग सिद्धांतों में संहिताबद्ध किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायिक प्रणाली में महिला अपराधियों के प्रति समान व्यवहार किया गया, जबकि ऐतिहासिक रूप से लिंग के आधार पर अलग अलग मानक लागू किए जाते थे। चारों मारे गए गार्डों की अलग अलग प्रोफाइल थी। मंडेल 36 वर्ष, उच्च प्रशासनिक पद पर थीं। बोरमैन 50 वर्ष, शुरू में आर्थिक कारणों से इसमें शामिल हुई। वोल्कनेरात 26 वर्ष, अभिभावक बनने से पहले हेयर ड्रेसर थीं।
और ग्रीस 22 वर्ष को किशोरावस्था से ही नाजी विचारधारा की शिक्षा दी गई थी। फांसी की सजा के प्रति इन महिलाओं की प्रतिक्रियाएं भी भिन्न थीं। मंडेल ने खेद व्यक्त किया। बोरमैन ने एक अस्पष्ट वाक्य बोला। वोल्केनराथ चुप रहे। ग्रीस ने केवल श्नेल कहा। इन अंतरों को फांसी के आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज किया गया। इन गार्डों के मुकदमों से ऑश्विट्ज में हुई कार्रवाइयों के बारे में व्यापक दस्तावेज तैयार हुए, क्योंकि कार्यवाही के दौरान कई जीवित बचे लोगों ने गवाही दी थी। यह दस्तावेज नाजी यातना शिविर प्रणाली के संचालन के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। इन मुकदमों में स्थापित कानूनी मिसाल ने बाद के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के विकास को प्रभावित किया, जैसे कि पूर्व युगोस्लाविया और रवांडा के लिए स्थापित न्यायाधिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का निर्माण। इन मामलों में लागू मानवता के विरुद्ध अपराध की अवधारणा समकालीन अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत तत्व बन गई। मारिया मंडेल, जोहाना बोरमैन, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और इर्मा ग्रेस की फांसी नाजी यातना शिविर प्रणाली के संदर्भ में किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रतिनिधित्व करती है। उनके मामलों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यायिक प्रक्रिया के भाग के रूप में दस्तावेजित किया गया, जिससे सामूहिक अपराधों के अभियोजन के लिए ऐतिहासिक और कानूनी दोनों ही मिसालें स्थापित हुईं।